हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आज हमारा 7th सेशन है टुडे। अब आप जैसे आपको पता ही है, जो बच्चे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर में यूजीसी नेट के पेपर में अपीयर होना है, जिनका पेपर 2 कॉमर्स यानी सब्जेक्ट पेपर कॉमर्स का है, उनके लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। बिल्कुल फ्री बैच है जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर अप करेंगे, यूनिट 1 से लेके 10 तक। कोई कॉस्ट नहीं आपको पे करनी, 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना। फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर्ड क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही हैं। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 कॉमर्स मेड इजी। इस पे आपको बिल्कुल जो डेली क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, जो उसकी पीडीएफ फाइल्स है, वो दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे मिल जाएंगी। सो यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दो, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई 1 रुपया ले आकर प्रोवाइड किया जाएगा। आपका पूरा एंटायर सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा, जिसमें आपकी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, सिलेबस की पीडीएफ्स आपको दी जाएंगी। सो आप सब्सक्राइब कर लो। ऑलरेडी हम 6 क्लासेस हमारी ऑलरेडी कंडक्ट सेशंस में लगा चुका हूँ। आज हमारा 7th सेशन है। हमने यूनिट 1 को स्टार्ट किया था, जिसमें से यूनिट 1 में हम फर्स्ट लाइन हमारी सिलेबस की कंप्लीट होगी, सेकंड लाइन कंप्लीट होगी, थर्ड भी कंप्लीट है, फोर्थ भी होगी। आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी इंपॉर्टेंस और उसके कंपोनेंट्स को, ओरिजिनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को करने जा रहे हैं। सिलेबस जो तो इन्होंने डायरेक्टली यूजीसी ने एनटीए ने मेंशन किया, वो तो हम कर ही रहे हैं। मैं आपको वो टॉपिक साथ के साथ करवा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस मेरे सेशंस देखे होंगे, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको करवा रहा हूँ। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में से 100% श्योरिटी का कि आपका पेपर, अगर आप मेरे सेशंस को वॉच करते हो अच्छे से, ध्यान से, बिना उसे फॉरवर्ड किए, अच्छे से आप मेरी पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू हो रहे हो, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ और यूजीसी नेट दोनों क्लियर होगा ही होगा। बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल है। हर आपको वो चीज़ मिलेगी जो पिछले पेपर्स में उन्होंने पूछी है, जो पूछेंगे फ्यूचर में, जिन टॉपिक्स को टच करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो 37 पेज से हमने स्टार्ट करना है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ऑलरेडी हम सारा कुछ कर चुके हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमने कर ली, ये एफडीआई का भी सब कुछ कर लिया था। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज सबसे पहले तो हम करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी क्या इंपॉर्टेंस और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। देखो, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है ना, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। जो अभी एक ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक तो है, बट हो किस में रही है, किसके बीच हो रही है? ये हो रही है एक कंट्री के रेजिडेंट्स के और उसके रेस्ट ओवर वर्ल्ड कोई भी स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे। मतलब सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, जब आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर रहे हो विद द रेजिडेंट्स ऑफ द अदर कंट्रीज, यानी किसी भी मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया को छोड़ के अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री उठा लो, उसके साथ जब आप अपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करते हो, यानी तब वो, जब हम उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, यानी कंट्री लेवल पे होता है ये, तब हम उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का नाम दे देते हैं। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाया जाता है, जो कि टिपिकली 1 साल का होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या करेगा? ये हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव स्नैपशॉट प्रोवाइड करेगा कंट्री की इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसी है दूसरे कंट्रीज के साथ वर्ल्ड में। ओके, देखो, जो आपके बीओपी अकाउंट्स हैं ना, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के होते हैं। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हो गए, आप मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका होगा? गुड्स और सर्विसेज का हो गया। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोस हो गए, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हो, चाहे आउटफ्लो हो, फंड्स ट्रांसफर होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, वो सारे बीओपी अकाउंट्स होते हैं। ओके, ये तो था बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये टॉपिक ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्या, उसमें उन्होंने पेपर में ना 5-6 ऑप्शंस दे दी थी। उन्होंने कहा था आप इसमें से आइडेंटिफाई करके बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा। देखो, ये एक्सपेंडिचर है एक तरीके से, इसमें जो सबसे पहली चीज थी वो थे डेट रिलीफ टू फार्मर्स। अगर तो आप फार्मर्स को रिलीफ दे रहे हो, यानी उनको डेट से रिलीफ दे रहे हो, तो वो गवर्नमेंट का एक तरीके से ये चीज गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आएगी।
क्योंकि जब आप असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, ये असिस्टेंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेट वेवियर या सब्सिडीज। या तो आप उनका जो लोन है या जो डेट है उसको वेव कर दोगे, खत्म कर दोगे, या उनको सब्सिडीज दोगे। सो ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बेसिकली एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकंड, अगर आप फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दे रहे हो, देखो जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर पे प्रोवाइड की जाती है उसे भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से रेकरिंग एक्सपेंस है जिसका मेन एम होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके। थर्ड में इसमें क्या आता है, आप जब स्टेट्स जो आपके 29 इंडिया के स्टेट है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ग्रांट्स देती है तो वो भी एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसमें बेसिकली ट्रांसफर होता है फंड्स का कुछ डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है उनको सपोर्ट करने के लिए। ओके, ये टॉपिक आता बीओपी के अंदर है, लेकिन सब में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। सबसे पहले तो ये हमें इकोनॉमिक हेल्थ को असेस करने में हेल्प करते हैं। देखो जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये आपको हेल्प करते हैं कि आप कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ है और जो ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्री की पोजीशन है उसको गॉज कर सको, उसको मेजर कर सको, उसका पता लगा पाओ। आपको ये इंसाइट्स प्रोवाइड करेगी कि कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है, कंट्री के ट्रेड पैटर्न्स क्या चल रहे हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, फाइनेंशियल फ्लोस कैसे हैं, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज आप कंट्री को कैसी फेस करनी पड़ सके, ये सब कुछ हमें इकोनॉमिक हेल्थ के अंदर बीओपी असेस करके बताता है। सेकेंड, आप कह सकते हो कि ये हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। अब जो बीओपी है ना, यानी जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एनालिसिस है, ये पॉलिसी मेकर जो आपके यानी जो आपके इन कंट्री में पॉलिसी बना रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको गाइड करता है कि जब वो एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे। यानी जब आपकी जो रेलेवेंट इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज कंट्री के लिए बनेंगी, उनकी फॉर्मुलेशन में जो हेल्प चाहिए वो आपको बीओपी एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। ये हेल्प करता है इम्बैलेंसेस जो हमारी कंट्री में हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारी पॉलिसीज का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको आइडेंटिफाई असेस करने के लिए हेल्प करता है। हमें स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जो मेजर्स हमें लेनी चाहिए उनको डिजाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने में हेल्प करता है। जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डाटा है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एक कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है कि वो अच्छे से समझ पाएं डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की, यानी फॉरेन एक्सचेंज की क्या कंट्री में डिमांड हो रही है और क्या उसकी सप्लाई हो रही है, करेंसी रिस्क जो रिलेटेड यानी जो एक्सचेंज रेट के कारण हो रहे हैं उनके जो रिस्क है उसके साथ वो असेस कर पाए, स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट कर पाए ताकि जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें स्टेबिलिटी बनाई रखी जाए। लास्ट इसमें आप कह सकते हो कि आपके कैपिटल फ्लोज को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। देखो जो आपके बीओपी एनालिसिस है ये आपको फैसिलिटेट करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से अपने कैपिटल फ्लोज को मॉनिटर करोगे। कैपिटल फ्लोस में क्या क्या आ सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बोरिंग्स भी हो सकती है। अब ये चीज आपको हेल्प करेगी जो ट्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, रिस्क जो एसोसिएटेड है विद फ्लोस उनके को असेस करने के लिए, और जो आप आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस हो रही हैं उनको मैनेज करने में भी ये हमें हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो है कंपोनेंट्स क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। देखो बेसिकली तो मेजर दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। बट फॉर द सेक आपका पेपर में कुछ और भी पूछे जाते हैं, उनमें से आपका फाइनेंशियल अकाउंट आ गया और ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, उसको भी आप स्टडी करेंगे हम। देखो जो आपका करंट अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ट्रांजैक्शंस जो ट्रेड इन गुड्स में हो रही है, यानी जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड किसके साथ है, जब गुड्स का ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उनको रिकॉर्ड करती हैं, यानी वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस है। यानी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन यानी करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है दैट आर रिलेटेड टू ट्रेड इन गुड्स, चाहे आप गुड्स का एक्सपोर्ट करो चाहे इंपोर्ट करो। इवन ये अगर आप सर्विसेज का ट्रेड करते हो उसकी ट्रांजैक्शन भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी, जैसे टूरिज्म की होगी, ट्रांसपोर्टेशन की होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी। अगर आपको कोई इनकम रिसिप्ट्स आ रही वो भी इसमें आएंगी, आप इनकम पेमेंट्स कर रहे हो वो भी इसमें रिकॉर्ड किएंगे। अब ये दो बंदों का होना बहुत जरूरी है। ये ट्रांजैक्शन किन में ही होंगी, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट, यानी जब इंडिया के रेजिडेंट्स फॉरेन के किसी भी रेजिडेंट, यानी इंडिया के लिए वो नॉन रेजिडेंट हो गया, जब ये दो आपस में कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे रिलेटेड टू गुड्स, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे इनकम रिसिप्ट्स की हो, चाहे इनकम पेमेंट्स की हो,
तो वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को थोड़ा और समझते हैं। देखो जो आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ये वो ट्रांजैक्शंस है जिनमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इनकम या ट्रांसफर आपके रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच जो हो रहे हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ये जितनी भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसको एक्सक्लूड करता है। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इसमें आपकी एक्विजन हो सकती है या आपका डिस्पोजल हो सकता है आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का। यानी कैपिटल डायरेक्ट आपको पता ही है, जैसे आप +1 से करते रहे हो, कैपिटल मतलब आपके एसेट। इन शॉर्ट, जब एसेट्स के आप एक्विजन या फाइनेंशियल एसेट या नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की जब आप एक्विजन करते हो या उनका डिस्पोजल करते हो, तो वो बेसिकली एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो करंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। जब आप गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हो, सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रांसफर इनकम्स आ रही हैं, यानी इनकम रिसिप्ट हो रही है या इनकम पेमेंट हो रही है, वो सारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं। देखो जो आपका, अब एक लाइन को पकड़ो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देगी। जो आपका करंट अकाउंट है इसमें सारी वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो या तो राइज करेंगी या आपकी नेशनल इनकम को यूज अप करेंगी एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स के लिए या इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए। यानी इन शॉर्ट करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन या तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ाएंगी या तो हमारी नेशनल इनकम को यूज करेंगी। बढ़ेगी कैसे? जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंकरेज करेंगे, फॉरेन से पैसा इंडिया में आएगा। और यूज कैसे करेंगे? जब हम इनको इंपोर्ट्स करेंगे, जब हम फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करेंगे यानी उनकी पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी, तो उससे हमारी नेशनल इनकम रिड्यूस होगी। ओके, अब इसको कुछ और किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं। देखो, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब ये अगर जो आपकी पेमेंट ड्यू है, जो आपने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट की फॉर्म में, और जो आपकी नेट इनकम है आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये एक बहुत अच्छी और सॉलिड और वैलिड एग्जांपल है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में। इसमें क्या होता है, इसमें इनकम का फ्लो हो रहा है बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, जो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स के आपको क्या रिटर्न्स मिल रही है और क्या आप लोन्स पे पेमेंट्स इंटरेस्ट के फॉर्म में कर रहे हो। सेकेंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन रिजाइडिंग अब्रॉड। अगर आपके पेरेंट्स या आपका स्पाउस यानी या आपके चिल्ड्रन फॉरेन में रिजाइड कर रहे हैं, जब आप उनको वहां पे रहने के लिए उनके लिविंग एक्सपेंसेस को पे करते हो, जो पैसा उसका इंडिया से फॉरेन में जाता है वो भी एक करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। इसमें बेसिकली फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं पर्सनल मेंटेनेंस और इंडिविजुअल्स की सपोर्ट के लिए दूसरी कंट्रीज में। यानी कि जब आप इंडिया से पैसा फॉरेन में रिजाइड करने के लिए भेज रहे हो अपने रिलेटिव्स को, अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को या अपने चिल्ड्रन को, एक तरीके से एक वन वे यानी यूनिलेटरल रेमिटेंस होगी। सो ये एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। देखो जो आपका कैपिटल अकाउंट है ना, ये कैप्चर करता है जो आपके कैपिटल ट्रांसफर्स हो रहे हैं, आपकी एक्विजन कर रहे हो या आप डिस्पोजल कर रहे हो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे सच एस आपके पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। अब जो ये ट्रांसफर होगा अगेन ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइनेंशियल अकाउंट। देखो फाइनेंशियल अकाउंट ट्रैक करता है जो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लोस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या आएगा इसमें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी या किसी भी अदर टाइप की इन्वेस्टमेंट जैसे लोन्स हो गए या ट्रेड क्रेडिट्स हो गए या हमारे जो रिजर्व एसेट्स हैं। अब जो ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, ये क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लोस तो ट्रैक करेगा ही करेगा, ये साथ में रिफ्लेक्ट करेगा जो ओनरशिप फाइनेंशियल एसेट्स की और लाइबिलिटीज की है उसमें जो चेंजेस आ रही हैं। क्योंकि आप या तो फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, तो डैम श्योर उसकी ओनरशिप में जो चेंजेस आएंगे उसको भी फाइनेंशियल अकाउंट आपको रिफ्लेक्ट करके शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। देखो जो ये ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा जो कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व्स है जो उनमें चेंजेस आ रहे हैं। अब चेंजेस किस किस में आएंगे? गोल्ड में हो सकते हैं, फॉरेन करेंसीज में हो सकते हैं, या जो आपके एसजीआर यानी जो आपके स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, ये रिफ्लेक्ट करेगा ट्रांजैक्शंस को जो अफेक्ट करेगा ओवरऑल जो रिजर्व पोजीशन है सेंट्रल बैंक की। यानी सेंट्रल बैंक इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की जो ओवरऑल रिजर्व की पोजीशन है, अगर उसमें चेंजेस आएंगे, उनको चेंजेस को जो ट्रांजैक्शंस उन चेंजेस में रिजल्ट करेगा, उनका जो वो ट्रांजैक्शन उनको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रिफ्लेक्ट करके आपको बताएगा। अब देखो मैंने आपको 4 कंपोनेंट्स करवा दिया। वैसे तो पहले 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बट मैंने आपको डिटेल में करवा दिया। अब ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि और कोई भी अगर सरप्लस और डेफिशिएंट एक अकाउंट में हो रहा है तो उसे ऑफसेट कर देगा डेफिशिएंट या सरप्लस कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे अकाउंट का। मान के चलो
सपोज करो आपके पास 4 अकाउंट है, चारों अकाउंट में या तो सरप्लस होगा या डेफिशिएंट होगा। अगर एक अकाउंट में सरप्लस हो रहा है या दूसरे अकाउंट में डेफिशिएंट हो रहा है, वो आपस में ऑफसेट हो जाएंगे। सो ये कंपोनेंट्स इसी कारण एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इससे क्या इंश्योर होता है, अगर कंपोनेंट्स अपने आप को ऑफसेट कर रहे हैं तो इससे ये इंश्योर हो रहा है कि जो आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेन अमाउंट होगा या आपका जो बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा वो बैलेंस्ड होगा, ना तो वो सरप्लस में होगा ना तो वो डेफिशिएंट में होगा। कुछ टर्म्स करते हैं जो एज इट इज पेपर में मैचिंग के क्वेश्चन में आई थी, एक बार उनका ओवरव्यू दे देता हूं। उन्होंने पूछा था बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। ये वैल्यू है आप जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हो इंडिया से या इंपोर्ट्स कर रहे हो इंडिया में। सो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसकी वैल्यू होती है। करंट अकाउंट क्या है, इंपोर्ट जब किया जाता है गुड्स का या सर्विसेज का, या एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से गुड्स और सर्विसेज को, या यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है जब गुड्स और सर्विसेज का, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जितने भी आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंट्री के रेजिडेंट दूसरे कंट्रीज के रेजिडेंट के साथ करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल, बेसिकली फाइनेंशियल होगी तभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तब उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसा शो किया जाता है क्योंकि ये सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट आपका कैपिटल अकाउंट का क्या पूछा उन्होंने क्या, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटी जो हमारी कंट्री यानी जो इंडिया के जो उसमें चेंजेस लाती हैं, यानी वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होंगे। जब इंडिया के फाइनेंशियल एसेट चाहे बढ़ जाए चाहे लायबिलिटीज रिड्यूस हो चाहे वाइस वर्सा हो, जो ट्रांजैक्शन इस चीज को करेगी इस चीज में चेंजेस लाएगी, यानी वो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। सो यहाँ पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट हमारे सिलेबस की लाइन पे शिफ्ट करते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसमें हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स को स्टडी करेंगे, ट्रेड क्रिएशन और डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे यूरोपियन यूनियन, EU, एशियन, सार्क और नेफ्टा को स्टडी करेंगे। सबसे पहले रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है बेसिकली इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कंट्रीज विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन कमिंग टुगेदर टू डीपन इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन। क्या कह रहे हैं, देखो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो आपका एक ज्योग्राफिक रीजन है, जितने भी उस ज्योग्राफिक रीजन में कंट्रीज आते हैं वो इकट्ठे होके ज्वाइन हो गए, अपनी इकोनॉमिक कॉपरेशन और इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, उनको डीप कर रही है। ओके, सो उसे रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, इसमें जो आपके ट्रेड से रिलेटेड बैरियर्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है हर कंट्री की अपनी होगी उनमें हार्मोनाइजेशन लाई जाती है। आप अपने मूवमेंट जो आपके गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल और लेबर की एक रीजन के अंदर अंदर उसे फैसिलिटेट किया जाता है, यानी उसे फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स कर देते हैं, उसका फ्लो अच्छा बनाया जाता है। अब हम करने जा रहे हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन लेवल्स के साथ साथ मैं आपको हर वो टॉपिक करवाऊंगा जो पेपर में पूछा गया है। देखो सबसे पहला लेवल आता है फ्री ट्रेड एरिया, जिसे हम FTA के नाम से जानते हैं। देखो जो इस लेवल में जो आपकी मेंबर कंट्रीज है, यानी देखो मेंबर कंट्रीज तो हर लेवल में होंगी क्योंकि जब कंट्रीज एक ज्योग्राफिक रीजन के अंदर जितनी आती है, जब वो आपस में कंबाइन करके अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और कॉपरेशन को डीपन करते हैं तभी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंडक्ट किया जाता है। सो फ्री ट्रेड एरिया में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो टैरिफ्स जितने उन्होंने इंपोज किए हैं, कोटास है जो उनके, या कोई भी उनका ट्रेड बैरियर है वो उसको एलिमिनेट कर देगी अपने अंदर, यानी जितने भी मेंबर कंट्रीज उनके बीच कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होगा, वो एलिमिनेट कर देंगे, कोई कोटा नहीं होगा, कोई भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। बट वो क्या करेंगे, जो उनकी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ खुद की ट्रेड पॉलिसीज है उनको मेंटेन किया जाएगा, यानी सिंपल मेंबर कंट्रीज अपने आप में एलिमिनेट कर देंगे बैरियर से जो भी ट्रेड के रिलेटेड टैरिफ्स, कोटास है, बट नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ वो खुद के जो उनकी मेन ट्रेड पॉलिसी उनको मेंटेन करेंगे। और डिटेल में फ्री ट्रेड एरिया को समझते हैं। देखो फ्री ट्रेड एरिया बेसिकली ना एक तरीके से ग्रुपिंग है कंट्रीज की जो कमिटेड है, किसके तरफ कमिटेड है, उनकी कमिटमेंट ये है कि वो बैरियर्स को रिमूव करेंगे, फ्री फ्लो गुड्स और सर्विसेज का मेंटेन करेंगे अपने आपस में, और इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज विद नॉन मेंबर्स उनको मेंटेन करेंगे। देखो इन फ्री ट्रेड एरिया के अंदर जो मेंबर कंट्रीज है ना वो एलिमिनेट कर लेते हैं और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं टैरिफ्स को, कोटास को, और जितने भी ट्रेड बैरियर उनके आपस में हैं, बट वो अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसी को मेंटेन करेंगे नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ। अब जो मेंबर कंट्रीज है फ्री ट्रेड एरिया में वो
कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशंस पे, यानी वो उनका जो कंट्रोल पहले जैसे चल रहा है नॉन मेंबर कंट्रीज का उसको वो कंट्रोल करेंगे, वो टैरिफ्स को सेट करेंगे, ट्रेड पॉलिसीज अदर कंट्रीज जो आउट फ्री ट्रेड एरिया के बाहर है उनके साथ उनको पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उनको फॉर्मुलेट किया जाएगा। अब जो फ्री ट्रेड एरिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसमें जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ट्रेड को लिबरलाइज करना, उसको प्रमोट, ट्रेड लिबरलाइजेशन का इन शॉर्ट प्रमोट किया जाता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जाता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में। अब ये कैसे होगा, ये होगा ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करके एक एरिया के अंदर। सो जो मेंबर कंट्रीज है उनका एम ये होता है कि वो अपने मार्केट एक्सेस को इनहेंस कर पाए, ट्रेड को स्टिमुलेट कर पाए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर कर पाए। अब इससे क्या होगा, वो एक तो अपनी सॉवरेनिटी को रिटेन करेंगे ट्रेड पॉलिसी से लेकर टूवर्ड्स नॉन मेंबर कंट्री, मतलब सिर्फ जो लिबरलाइजेशन हो गई या जो ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट हो गए वो मेंबर कंट्रीज के बीच में हो गए, जो नॉन मेंबर कंट्रीज यानी जो फ्री ट्रेड एरिया के मेंबर नहीं है उनके साथ जैसे काम पहले चल रहा था, जैसी पॉलिसीज एक्सटर्नल ट्रेड की चल रही थी वो कंटिन्यू होगी, उसमें कंट्रोल बनाया जाएगा, उसकी मेंटेनेंस की जाएगी। अगर मैं आपको फ्री ट्रेड एरिया की एग्जांपल दूं तो नेफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसकी बेस्ट एग्जांपल है। सेकंड था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA इफ्टा। ओके, सेकंड जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का लेवल आता है वो आता है कस्टम यूनियन का। देखो जब जैसे जैसे आप आगे लेवल्स पे मूव ऑन करते जाओगे, सबसे पहला फ्री ट्रेड एरिया, अब सेकंड आ गया कस्टम यूनियंस का। देखो कस्टम यूनियन में जितने भी फ्री ट्रेड एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो आएंगे ही आए, जैसे आप अगले लेवल पे मूव ऑन करोगे जो पिछले लेवल के कैरेक्टरिस्टिक है आपको एज इट इज उसमें मिलेंगे। सो इसमें जो आपके इंटरनल ट्रेड बैरियर्स हैं मेंबर कंट्रीज में वो क्या करेंगे, वो तो एलिमिनेट होने ही होने हैं क्योंकि वो तो फ्री ट्रेड एरिया की ही एक कैरेक्टरिस्टिक से। जब इसके अलावा क्या किया जाएगा, उसकी एडिशन में एक कंट्री जो मेंबर कंट्रीज है वो एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी एस्टैब्लिश करेगी, यानी फ्री ट्रेड एरिया में हर कंट्री, हर मेंबर कंट्री की नॉन मेंबर कंट्री के साथ अपनी एक्सटर्नल पॉलिसी थी, ट्रेड पॉलिसी। बट कस्टम यूनियन में जो आपकी नॉन मेंबर कंट्री के साथ यानी जो मेंबर कंट्रीज की नॉन मेंबर कंट्री के साथ जो एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होगी वो अब कॉमन होगी। इससे क्या होगा, सेम टैरिफ्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई की जाएंगी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ। थर्ड लेवल जो आपका आता है वो आता है कॉमन मार्केट का। अब देखो ये थर्ड लेवल है, यानी इसमें कस्टम यूनियन यानी पहले दो लेवल की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इसमें इंक्लूडेड होगी। जो इसमें मेंबर कंट्रीज है उनमें कस्टम यूनियन की कैरेक्टरिस्टिक तो होगी और वो फ्री मूवमेंट, उसके अलावा उसकी एडिशन में वो आपस में यानी अपने आप अंदर ही अपने वो फ्री मूवमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अलाउ करेंगे। यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ सकता है, लेबर होगी, कैपिटल होगी एक रीजन के अंदर। यानी सिंपल बात है, कॉमन मार्केट में हर वो कैरेक्टरिस्टिक जो कस्टम यूनियन में वो तो आएगी, उसके साथ अलावा मेंबर कंट्रीज आपस में अब जो उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी भी फ्री मूवमेंट को अलाउ करेंगे, लेबर और कैपिटल एक रीजन के अंदर। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो मर्कज़र एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक, मर्कज़र इज अ साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक, इसको बड़ा स्टडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया था। देखो जो मर्कज़र है ये एक साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, जिसका क्या मतलब है, जिसका क्या नाम है, दैट स्टैंड्स फॉर सदर्न कॉमन मार्केट। यानी ये साउथ की सदर्न मतलब इंडिया के साउथ की नहीं, एक सदर्न वर्ल्ड सदर्न कॉमन मार्केट है। ये तरीके की रीजनल इंटीग्रेशन, एक तरीके का रीजनल इंटीग्रेशन इनिशिएटिव है जो काफी कंट्रीज ने लिया था, लाइक साउथ अमेरिका। बेसिकली जो ये कंट्री थी ना, ये सारी की सारी अब साउथ अमेरिका में आती थी, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ब्राजील, प्राग, यूरुग्वे, इवन जो बोलिविया और चाइल था ना वो भी इसके एसोसिएट मेंबर थे, और अदर कंट्रीज जो रीजन में जिनके पास ऑब्जर्वर का स्टेटस था। अब जो मर्कज़र था इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, ये तरीके की कॉमन मार्केट थी। अब कॉमन मार्केट है ना, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसको और डिटेल में करते हैं। जो आपके इकोनॉमिक मार्केट कॉमन मार्केट है, ये एक हायर लेवल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। अगर हम फ्री ट्रेड एरिया के साथ इसको कंपेयर करें, कॉमन मार्केट में आपने देखो आपके पास कस्टम यूनियन और फ्री ट्रेड एरिया के तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही हैं, यानी आपने ट्रेड बैरियर्स तो आपके जो मेंबर कंट्रीज उसको एलिमिनेट किया ही हुआ है। इसके साथ साथ आप क्या करते हो, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर और कैपिटल उनकी फ्री मूवमेंट को अलाउ करते हो मेंबर कंट्रीज के बीच में। इससे क्या होगा, इससे आपके जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और इंटीग्रेशन है वो ज्यादा होगी, वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए।
नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का वो आता है इकोनॉमिक यूनियन। देखो इसमें क्या होगा, अब ये फोर्थ लेवल है, यानी इसमें जो आपका कॉमन मार्केट का लेवल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो मेंबर कंट्री उनके पास कॉमन मार्केट तो होगी होगी, वो फर्दर क्या करेंगे, वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो उनकी है उनको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट की जाएगा मॉनेटरी पॉलिसीज को, फिस्कल पॉलिसीज को और सोशल पॉलिसीज को भी साथ की साथ। ओके, नेक्स्ट हमारा जो, बस आपको ये इतना ही याद करने की जरूरत है, इसमें से इतना बारी पेपर नहीं आया। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल यूनियन क्या होता है। देखो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के साथ साथ जब मेंबर कंट्रीज जो हैं, जब वो एक पॉलिटिकल यानी यूनिफाइड पॉलिटिकल एंटिटी है ना, उसको जब फॉर्म करते हैं, वो कॉमन इंस्टीट्यूशंस को शेयर करते हैं इसमें, और जो उनके डिसीजन प्रोसेसेस हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उनको भी शेयर किया जाता है, यानी आप फिर एक पॉलिटिकल यूनियन फ्रेम कर रहे हो। इन शॉर्ट पॉलिटिकल यूनियन में आपके इकोनॉमिक यूनियन के तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, साथ में आपके जो मेंबर कंट्रीज वो क्या करेंगी, वो एक यूनिफाइड पॉलिटिकल एंटिटी फॉर्म करेंगी, कॉमन इंस्टीट्यूशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को भी आपस में शेयर करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एक टॉपिक आया था, उन्होंने कहा था आप एक सीक्वेंस में अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर इकोनॉमीज। सो वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताया है, एक बार रीकैप दे देता हूं। देखो सबसे पहले आता था प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब ये वो एग्रीमेंट्स में जिसमें रिड्यूस किए जाते थे और एलिमिनेट किए जाते थे टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स मेंबर कंट्रीज के बीच में, और इनमें टिपिकली ना कोई डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या कॉमन पॉलिसीज नहीं होती थी, जस्ट सिंपल एंड सोबर, जस्ट ये जो आपके टैरिफ्स हैं या आपके ट्रेड बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता था। सेकेंड लेवल था फ्री ट्रेड एरिया का, जो इसमें क्या होता था, इसमें टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स को मेंबर कंट्रीज के बीच में रिमूव किया जाता था, और जो हर मेंबर कंट्री है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी खुद की ट्रेड पॉलिसी नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ मेंटेन करती थी। थर्ड कस्टम यूनियन था, क्या था, कस्टम यूनियन फ्री ट्रेड एरिया से भी एक स्टेप आगे थे, वो एलिमिनेट तो करते थे टैरिफ और ट्रेड बैरियर अपनी मेंबर कंट्रीज में, बट एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसीज को विद नॉन मेंबर कंट्री वो भी मेंटेन करते थे, यानी हर मेंबर कंट्री की नॉन मेंबर कंट्री के साथ एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होगी। नेक्स्ट लेवल आता था कॉमन मार्केट का। देखो कॉमन मार्केट में आपकी क्या होता था, आपकी कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन के आपको फीचर्स सारे मिलेंगे, इसके अलावा इसके एडिशन में आप फ्री फ्लो मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज की अलाउ करते थे, इवन आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फ्री मूवमेंट अलाउ करते थे, जैसे लेबर और कैपिटल बिटवीन मेंबर कंट्रीज। लास्ट लेवल आता था इकोनॉमिक यूनियन का। देखो इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको पॉलिटिकल यूनियन नहीं दिया, सो इकोनॉमिक यूनियन हमारा लास्ट बन जाएगा। इकोनॉमिक यूनियन रिप्रेजेंट करता था हाईएस्ट लेवल इंटीग्रेशन का मेंबर इकोनॉमीज के बीच में। इसमें सिर्फ फ्री मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज और फैक्टर प्रोडक्शन की नहीं थी, वो तो मिले, इसके अलावा आप कोऑर्डिनेट करते थे, हार्मोनाइज करते थे इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जिसमें आपकी मॉनेटरी, फिस्कल और रेगुलेटरी पॉलिसी सब कुछ आ जाता था। ओके, अब हम नेक्स्ट एक उन्होंने और पूछा था कि आप लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन उन्होंने आपको दे दिए, आप वो कहते थे फ्रॉम लीस्ट इंटीग्रेटेड टू मोस्ट इंटीग्रेटेड आप उनको अरेंज करो, सेम एज इट इज जैसे मैंने अभी करवाया, जस्ट उन्होंने आपको हेड बदल दिया। सो आप इसको एक बार देख लेना, एक अगर कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया आता था, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन। सो एज इट इज सेम चीज है, सेम। मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो, तो मैं इसको और डिटेल में करवा दूंगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इंडस्ट्री वर्टिकल्स का। देखो अब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा था आप अरेंज करके बताओ असेंडिंग ऑर्डर में इंडस्ट्री वर्टिकल्स, उनकी क्या वेटेज के अकॉर्डिंग इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। इंडिया में जो आपका इंडेक्स है कोर इंडस्ट्रीज का, उसमें जो आपके इंडस्ट्री वर्टिकल्स की वेटेज है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो इनफ है, आपको जितना मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया आप उतना ही कर लो, आपके लिए बहुत होगा। देखो सबसे पहला सीमेंट इंडस्ट्री की, यानी सीमेंट का जो इंडस्ट्री वर्टिकल है उसकी सबसे कम वेटेज थी आपके इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री में। कोल की हायर वेटेज थी अगर हम उसको सीमेंट के साथ कंपेयर करें, स्टील की हायर वेटेज थी अगर हम उसके साथ कोल के साथ कंपेयर करें, इलेक्ट्रिसिटी की हायर वेटेज थी अगर हम उसको स्टील के साथ कंपेयर करें, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा वेटेज थी जितनी भी हमारे पास हमने की है। सो यानी अगर मैं आपको यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं तो सीमेंट की कोर इंडस्ट्रीज जो इंडिया का इंडेक्स है उसमें सबसे कम वेटेज है, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा वेटेज है, और स्टील की मिडल में वेटेज है। ओके,
नेक्स्ट जो आपके इंडस्ट्री वर्टिकल्स है जिन्होंने बूस्ट रिसीव किया है कोविड-19 पेंडेमिक लॉकडाउन के टाइम पे, उनको स्टडी करते हैं। पेपर में इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले तो जो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो इंडस्ट्री वर्टिकल है जिसने सबसे ज़्यादा बूस्ट रिसीव किया वो था ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग और एंटरटेनमेंट का। देखो पेंडेमिक लॉकडाउन के टाइम पे जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल गेमिंग और एंटरटेनमेंट सर्विसेज है ना, इनकी जो डिमांड थी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई थी क्योंकि पीपल टर्न हो गए थे रिमोट लर्निंग की तरफ और एंटरटेनमेंट ऑप्शन, क्योंकि घर में और कोई काम था नहीं, था वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। सो पीपल डिमांड कर रहे थे रिमोट लर्निंग, इवन कोई आ जा सकता नहीं, तो स्कूल कॉलेजेस ने एंटायर अपनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट कर ली थी। सेकंड जो बूस्ट रिसीव किया था वो किया था रिटेलिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्टिकल ने। अब जो आपकी रिटेल इंडस्ट्री है स्पेशली जो ई कॉमर्स थी उसने एक्सपीरियंस किया अ सर्ज इन डिमांड, क्योंकि पीपल शिफ्ट हो चुके थे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ, क्योंकि फिजिकल तो आप मूव कर ही नहीं सकते, तो बट शॉपिंग आपके पास इवन कोई काम भी नहीं था करने को। सो लोगों ने यानी जो कस्टमर है उन्होंने क्या प्रेफर किया, ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर किया। अब जो फार्मास्यूटिकल यानी जो फार्मेसी है उसको तो देखो उसमें मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, अब उसकी तो आपको पता है, सो उसकी डिमांड तो ऑब्वियस है सबसे पहले इंक्रीज हुई थी क्योंकि पेंडेमिक था, एक तरीके से मतलब वायरस फैल रहा था। सो मेडिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे आ चुकी थी। नेक्स्ट जो मेन सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। देखो कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी किट्स के थे, इसेंशियल गुड्स है जिन्होंने ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया। जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है इन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई में ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, वो है ट्रेड क्रिएशन और डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट, यानी क्या ट्रेड क्रिएशन क्या है और डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट्स क्या है। देखो ट्रेड क्रिएशन करते हैं, देखो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थी ना, जो हमने अभी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स किए हैं और इसका मीनिंग क्या है, इसने क्या किया था, इसने ट्रेड क्रिएशन को लीड किया था। कैसे? बाय प्रमोट इन जो आपका ट्रेड है मेंबर कंट्रीज में उसको इंक्रीज करके, जो उसका इंक्रीज ट्रेड है उसको प्रमोट करके ट्रेड क्रिएशन को लीड किया था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो आपके ट्रेड बैरियर्स है उसको रिमूव कर दिया गया, जो आपकी कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया गया, जो आपके मेंबर कंट्रीज हैं वो स्पेशलाइज हो गई गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जिसमें उनकी कंपैरेटिव एडवांटेज है, जिससे क्या हुआ, जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और रीजन के अंदर जो ट्रेड फ्लोस हैं वो भी बूस्ट हो गए थे। ओके, सो ये तो था ट्रेड क्रिएशन। सेकंड आता था ट्रेड डाइवर्जन। क्या था, देखो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से क्या हुआ, उसके रिजल्ट में ट्रेड डाइवर्जन हुई, यानी जो ट्रेड डाइवर्जन थी ना ये मेंबर कंट्रीज के बीच में हुई जब मेंबर कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया ज़्यादा ट्रेड करना एक दूसरे के साथ एट द एक्सपेंस ऑफ नॉन मेंबर कंट्रीज, यानी मेंबर कंट्रीज आपस में उन्होंने अपने ट्रेड जो हो रहा था उसको ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, उन्होंने नॉन मेंबर कंट्रीज पे ध्यान ही नहीं दिया, उनके एक्सपेंस पे उन्होंने आपस में खुद में ट्रेड को इंक्रीज कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, इससे ट्रेड डाइवर्शन हुई, जो लेस एफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मेंबर कंट्रीज में उन्होंने रिप्लेस कर दिया ज्यादा एफिशिएंट एक्सटर्नल प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। सिंपल वो कहना क्या चाहते हैं, इसमें जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, जो मेंबर कंट्रीज थी, जो उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे जो लेस एफिशिएंट थे, वो ज्यादा उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिली क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर थे एज कंपेरेटिव टू, चाहे जितना मर्जी आपका एफिशिएंट बनता है बट वो मेंबर कंट्री नहीं है, वो एक आउटसाइडर है। सो इससे ट्रेड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ने ट्रेड डाइवर्जन में लीड किया। नेक्स्ट आता है आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स की हैं, उनमें से सबसे पहले आती है यूरोपियन यूनियन। अब देखो जो ईयू है ना ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है जिसमें 27 मेंबर कंट्रीज है जो प्राइमरली यूरोप में लोकेटेड है। इसमें बेसिकली क्या था, इसमें कस्टम यूनियन थी टू अ सिंगल मार्केट, इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कस्टम यूनियन टू सिंगल मार्केट, यानी ये कस्टम यूनियन से स्टार्ट होकर एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट हो गया जिसमें फ्री मूवमेंट थी गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल और लेबर की। अब जो ईयू है यानी जो आपके यूरोपियन यूनियन है, इसके पास एक कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी है और ये कॉमन यानी कॉमन करेंसीज को शेयर करते हैं जो कि यूरो है अपनी मेंबर स्टेट्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट
अब ये मैं आपको अलग लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन है ना उसके एग्जांपल्स करवा रहा हूँ जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है। सेकेंड है एशियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एशियन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखो जो एशियन है ना ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 मेंबर कंट्रीज है जो साउथ ईस्ट एशिया में है। एशियन का जो मेन एम है ना वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना, रीजनल कोऑपरेशन को इनकरेज करना। ये इस्टेब्लिश हुई थी एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी AEC के अंदर टू क्रिएट, यानी बेसिकली इसके अंदर ने इसने एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी AEC को क्रिएट किया था जो एक सिंगल मार्केट थी टू क्रिएट। अब ये क्यों क्रिएट किया गया था? आगे एक सिंगल मार्केट को क्रिएट करने के लिए और प्रोडक्शन सिंगल प्रोडक्शन बेस को क्रिएट करने के लिए एक रीजन के अंदर में। और इसको और डिटेल में इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स समझते हैं। देखो जो हेडक्वार्टर्स थे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी एशियन के, वो इंडोनेशिया में थे। एशियन एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन अपनी मेंबर कंट्रीज के बीच में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। इसको 8 अगस्त 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। कैसे किया हो ये इस्टेब्लिश कैसे हुए थे? ये जो आपका एशियन डिक्लेरेशन है जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं उसको साइन किया गया था। अब साइन किसने किया था? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड ने। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ओवर द ईयर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपैंड होती रही और जो इसकी मेंबरशिप है वो अब प्रेजेंटली उसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं जिनमें से ब्रूनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपाइंस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और वियतनाम हो गया। अब जो एशियन के हेडक्वार्टर्स है जिसको हम एशियन सेक्रेटेरिएट के नाम से जानते हैं वो जकार्ता में सिचुएटेड है जो इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अब याद रखना। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एशियन की कैपिटल कहाँ में सिचुएटेड है, यानी एशियन का जो सेक्रेटेरिएट है उसके हेडक्वार्टर्स वो किस कैपिटल सिटी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखो जो सार्क है ना ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 8 मेंबर कंट्रीज है साउथ एशिया में। ये इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फोस्टर करना, ट्रेड फैसिलिटेशन को लेके आना, रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। जब जो आपका सार्क है ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब करेगा कैसे? इसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे जिसमें से सबसे पहला था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सैफ्टा जो आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। अब कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं सार्क की जिनमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन, ईरान हो गया, जापान हो गया, मॉरिशस हो गया, म्यांमार हो गया, साउथ कोरिया हो गया, US हो गया और अलग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है हमारा जो लास्ट मेजर एग्जांपल है वो है नेफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो जो नेफ्टा ना ये एक ट्रेड एग्रीमेंट था किसके बीच में? US, कनाडा और मैक्सिको के बीच में। इसका मेन एम था ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट किए जाए इन तीनों के बीच में और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो नॉर्थ अमेरिका में है उसको इन जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इनमें उसको प्रमोट किया जाए जो ये नॉर्थ अमेरिका में है। इसे बट कुछ टाइम बाद रिप्लेस कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यानी USMCA। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। अब जो ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं, आपका जो ट्रेड हो रहा है मेंबर कंट्रीज में उसको फैसिलिटेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं, जो आपकी रीजनल स्टेबिलिटी है विद इन अ रीजन उसको फॉस्टर किया जाता है और डेवलपमेंट जो है आपके मेंबर कंट्रीज से उसको इंकरेज किया जाता है। अब हम कुछ आप और डिटेल में स्टडी करते हैं USMCA को। देखो जो ये USMCA यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है ना इसको अब इसने रिसेंटली नेफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिप्लेस कर दिया है। अब जो USMCA नेगोशिएशंस है ना इसको 2018 में कंक्लूड कर दिया गया था और तीनों कंट्रीज यानी US, मैक्सिको और कनाडा ने इसे रेटिफाई किया था। अब जो ये एग्रीमेंट है ना ये ऑफिशियली जुलाई 1, 2020 को फोर्स में यानी इन्फोर्समेंट में आ गया था। अब जो USMCA का एग्रीमेंट है इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि आप मॉडर्नाइज करोगे और अपडेट करोगे अपने ट्रेड रिलेशनशिप, यानी जो ये ट्रेड रिलेशनशिप है ये इन 3 कंट्रीज के बीच में ही होंगे यानी US, मैक्सिको और कनाडा, जिसमें आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस करोगे जैसे लेबर के रिलेटेड होगा, एनवायरनमेंट हो गया, डिजिटल ट्रेड हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया और यहाँ आपके जो ऑटोमोबाइल्स के ओरिजिन के रूल्स हैं उनको। सो ये तो था डिटेल में यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट यानी
इसने नेफ्टा को 2020 में फोर्स में आके रिप्लेस कर दिया था। सो यहाँ पे आज के सेशन का ये लास्ट टॉपिक था। सो आज का सेशन हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन, या आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो आपका मैं डाउट अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। इसकी आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आज से मैं आपको ट्राई करूंगा कि ऑन स्टूडेंट्स डिमांड कि वो कह रहे थे पीडीएफ को हिंदी लैंग्वेज में दो, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको हिंदी लैंग्वेज में भी पीडीएफ मिल जाए। और इवन एक और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पेपर 1 का भी फ्री बैच स्टार्ट किया जा सके। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद पहले थोड़ा इसका सिलेबस कवर अप कर ले, और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, विद इन 10 to 15 डेज में ट्राई कर रहा हूँ पेपर 1 की भी फ्री क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। सो आज का सेशन वाइंड अप करने से पहले डू लाइक सब्सक्राइब शेयर माय चैनल। इवन आप टेलीग्राम चैनल को जिसका नाम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 कॉमर्स मेड इजी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सो आज का सेशन करते हैं हम वाइंड अप। कल फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स, और हम अपनी सिलेबस की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। एज अब कुछ दिनों में ही हमारी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट होने वाली है। जब हमारा इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट को भी कंडक्ट करेंगे। सो मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन, न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।